इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th की सिविक्स के सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म को कवर करेंगे। इस लेसन को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे, एक इस लेक्चर में और एक अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग फेडरलिज्म की प्रिंसिपल और इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म को समझना है तो हमें दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझना होगा। एक है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि फेडरलिज्म ही है, और एक है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। सिंपल में कहें तो जब किसी कंट्री में पावर वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ पे जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारे अमेंडमेंट करके वहाँ पे पावर शेयरिंग किया था, जिसमें से उन्होंने 1993 में जो अमेंडमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या किया था कि अपने यहाँ की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट्स में गवर्नमेंट थी, इन दोनों के बीच में पावर शेयर किया था। इसी सिस्टम को बोलते हैं हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पूरे चैप्टर में हम लोग को यही समझना है कि पावर कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड किया जाता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम ऐसे कह सकते हैं कि द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज नोन एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वह सिस्टम है जिसमें जो पावर का डिवीज़न होगा वह कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके ढेर सारे जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके बीच में होगा। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम लोग फेडरलिज्म। आई होप मैं आप लोग को ये समझा पाया हूँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। देखिए, एक ऐसा देश जहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि एक ऐसा देश जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल अथॉरिटी है और वही पूरे देश को कंट्रोल कर रही है, वहाँ पे उससे नीचे या उससे छोटी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन किसी किसी कंट्री में ऐसा भी होता है कि वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो कह सकते हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारा का सारा पावर जब सेंट्रल अथॉरिटी के पास होता है और अगर उसके नीचे उसके सब यूनिट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट अगर सबऑर्डिनेट है सेंट्रल अथॉरिटी के, यानी सेंट्रल अथॉरिटी के सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम कर रही है, उनका पावर कॉन्स्टिट्यूशनली डिवीज़न नहीं हुआ है उनके पावर का, तो उस टाइप के गवर्नमेंट को बोलते हैं हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल में कहें तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is a type of government in which the central authority has the whole powers. If there is some units, there are sub-units, they will be subordinate to the central authority. इतना ही डिफरेंस है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब हम लोग को समझना है कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसके बेस पे हमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या फेडरलिज्म को और भी ज़्यादा डिटेल में समझने का अवसर मिलेगा। चलिए देखते हैं फेडरलिज्म के प्रिंसिपल क्या क्या हैं। आपकी बुक में फेडरलिज्म के 7 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। हम उन 7 प्रिंसिपल्स को बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, या एक सेंस में कहें तो फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं। पहला तो बहुत ही इजी है, यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि जब वहाँ का पावर कॉन्स्टिट्यूशनली 2 या 2 से अधिक टायर के गवर्नमेंट में
क्या किया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि पहला फीचर ये रहेगा कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक लेवल पे गवर्नमेंट होती है, 2 और मोर लेवल्स या टायर ऑफ गवर्नमेंट। देखिए 2 या 2 से अधिक टाइप की गवर्नमेंट, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, एक स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, ये दो तो रहेंगी ही। इंडिया में देखें तो इंडिया में एक थर्ड टाइप की भी गवर्नमेंट है जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, और इनके पास जो पावर है, उनके पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली हैं, यानी कि इनके बीच में जो पावर डिवाइड किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड किया गया है। तो कह सकते हैं कि पहला फीचर ये है कि जब किसी कंट्री में 2 या 2 से अधिक लेवल पे गवर्नमेंट हो, उसमें जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के डिवाइड किया गया है, उस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो एक फीचर हो जाता है किसका, फेडरलिज्म का, या फिर उस टाइप की गवर्नमेंट को बोलते हैं हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो हो रहा है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा फीचर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो ये लोकल गवर्नमेंट है, हर एक कंट्री में लोकल गवर्नमेंट नहीं है, इंडिया में है, तो इसको हम लोग साइड कर देते हैं, हम लोग इन दोनों को लेके चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर है किसी कंट्री में और उनके बीच में पावर कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड है, तो पावर जो है वो 3 फॉर्म में डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि इन दोनों लेवल पे जो गवर्नमेंट है, इनके पास इनका एक जुरिस्डिक्शन भी होना चाहिए। देखिए स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है ना, अगर हम इंडिया में देखें, मान लीजिए यूपी है और बिहार है, तो यूपी में जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और बिहार की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों लोग एक दूसरे के एरिया में जा कर के लॉ नहीं बना सकते हैं, सिर्फ अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए ही लॉ बनाएंगे। यानी कि इनका जो जुरिस्डिक्शन एरिया है, जिस एरिया पे इनका कंट्रोल है या जिस मैटर पे इनका कंट्रोल है, उसी के लिए ये लॉ बनाएंगे। यूपी के बिहार के लिए लॉ नहीं बना सकते हैं और बिहार की गवर्नमेंट यहाँ के लिए लॉ नहीं बना सकती है, यानी कि इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो डिफाइन रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो पावर डिवीज़न हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिवीज़न हुआ है और इनका जुरिस्डिक्शन भी डिफाइन कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि वो सारा का सारा एरिया, जिस एरिया के लिए ये लॉ बनाएंगे। जैसे यूपी जो है, यूपी गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है, बिहार जो है वो बिहार जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। अगर मान लीजिए कि सिर्फ एरिया ही नहीं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिस मामले में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है, वो मामला भी जुरिस्डिक्शन कहलाता है। यानी कि यूपी का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यूपी पुलिस जो है, यूपी पुलिस यूपी गवर्नमेंट के अंदर आती है, यानी कि यूपी गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है। तो कह सकते हैं हम लोग कि दूसरा फीचर तो ये है कि इनके बीच, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिवीज़न होगा, उनका जुरिस्डिक्शन भी डिफाइन किया जाएगा। यानी कि दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास उनका अलग अलग जुरिस्डिक्शन होगा। और जुरिस्डिक्शन किस किस मामले में होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में होगा, यानी कि किस किस मामले या किस किस एरिया को ये लोग क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में होगा। लेजिस्लेशन के मामले में होगा। लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ बनाना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस मामलों पे लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट किस मामलों पे लॉ बना सकती है। इसका भी क्या होना चाहिए कि जुरिस्डिक्शन जो है डिफाइन होना चाहिए। और तीसरा, टैक्सेशन, किस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, किस मामलों में स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, और इनका जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो किसको मिलेगा। हम फिर से रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। पहला फीचर और दूसरा फीचर और तीसरा जो फीचर अभी बताएंगे, ये तीनों आपस में अगर समझेंगे हम लोग तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। पहला कि 2 या 2 से अधिक लेवल पे गवर्नमेंट होगी। दूसरा, इन दोनों लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी, इनके पास इनका एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन और टैक्सेशन के मामले में जुरिस्डिक्शन होगा।
और इनका जो जुरिस्डिक्शन है, तीसरा फीचर यही है, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन और टैक्सेशन के मामले में ये कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाई किया जाएगा। मतलब कि इस जुरिस्डिक्शन को क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा, ताकि इन लोगों में कभी मतभेद वगैरह ना हो सके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड। ये तीनों फीचर अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम लोग चौथे पे आ सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम इधर उधर करके बता रहे हैं, क्योंकि तीसरे के बाद में अगर चौथे को लेना है तो हम ऐसे ले सकते हैं। हमने देखा कि इनके जुरिस्डिक्शन जो है वो डिफाइन रहेगा, तो चौथे फीचर में हम इसको ये लेते हैं कि अगर किसी कंट्री में ये 3 फीचर्स हैं तो वहाँ पे चौथे फीचर का होना ज़रूरी है, जिसको हम समझेंगे कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जिसके पास पावर होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट कर सके, वो इनके जुरिस्डिक्शन को इंटरप्रीट कर सके, वो इनके पावर को इंटरप्रीट कर सके। इंटरप्रीट का मतलब है व्याख्या करना, यानी कि वो बता सके कि इनके बीच में जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया है, लिख कर डिवाइड किया गया है, उसमें जो लिखा गया है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ताकि इनके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कभी भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है, कभी भी कोई मतभेद होता है, तो वहाँ की जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, वो इस मामले को आसानी से क्या कर सके, बिना किसी दबाव के, बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव के, बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट के दबाव के निर्णय ले सके, और इन लोग के पावर के बीच में जब भी कोई मतभेद हो उसको कंक्लूड कर सके। हमेशा से होता आया है। आप लोग करंट में ही देखेंगे तो दिल्ली जो स्टेट नहीं है इस टाइम पे, यूटी है, उसके पावर को लेकर के और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को लेकर के कॉन्ट्रोडिक्शन चल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन अभी लेने वाली है या फिर ले रही है, अभी बार बार लेती रही है, हमेशा ऐसा होता आया है। देखते हैं हम लोग 5वां फीचर क्या है। तो 5वां फीचर ये है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जो शुरुआत है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पूरे के पूरे कंट्री के लिए होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी हैं, और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब किसी भी पार्ट को या किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है। तो वो ये भी कर सकती है कि स्टेट के पावर को छीन सकती है अमेंड करके। तो इसलिए एक और फीचर होता है, कोई ऐसा फंडामेंटल प्रोविज़न जो स्टेट्स के लिए भी कंसर्न है, यानी कि स्टेट के लिए भी वो मैटर करता है, तो उस फंडामेंटल प्रोविजंस को यूनिलैटरली अमेंड नहीं किया जा सकता है। मतलब कि सिर्फ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड नहीं करेगी, उसमें स्टेट्स का भी रोल होना चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं कि जो फंडामेंटल प्रोविज़न है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रोविज़न होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न्स हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। फंडामेंटल प्रोविज़न्स में अगर देखें तो फंडामेंटल प्रोविज़न्स में कुछ ऐसे प्रोविज़न जिसका असर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पे पड़ेगा, उस मामले में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड नहीं कर सकती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी परमिशन चाहिए। यानी कि उस प्रोविज़न को यूनिलैटरली अमेंड नहीं किया जा सकता है, उसमें स्टेट का भी परमिशन चाहिए। यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों लोग मिल करके क्या करेंगे, अमेंड करेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं अमेंड कर सकती है, जिनमें स्टेट का भी परमिशन लेना पड़ेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इंडिया में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसको पास कर देती है अमेंड करने के लिए, तो उसके बाद में उसको सभी स्टेट्स में भेजा जाता है, और जब आधा स्टेट यानी 50% स्टेट उस पर सिग्नेचर करके यानी कि अपना अप्रूवल दे देता है, तो उस हिस्से को अमेंड कर दिया जाता है।
तो आई होप आप लोग को ये 5 फीचर समझ में आ गए होंगे। हम लोग देखते हैं छठवां फीचर क्या है। देखिए 6th फीचर जो है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे के पूरे कंट्री के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उन स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी उनके पास उनका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना चाहिए। यानी कि उनको अपने, जैसे मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं रहेगा, अगर उसके पास उसका इकोनॉमी नहीं रहेगा, तो वो अपने एरिया को डेवलप नहीं कर सकता है। तो उनके पास उनका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना चाहिए, जिससे वो अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें और साथ साथ में उनके पास जब पैसा आएगा तो वो अपने एरिया को या फिर उनके अंदर जो भी एरिया आ रहा है, उनका जो भी काम है, उसको वो क्या कर सकें, ईजिली कर सकें, देश का डेवलप या फिर स्टेट का डेवलप वो कर सकें। ये 6 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब एक 7वां फीचर है, आपकी बुक में दिया गया है। दरअसल वो फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताया है उसमें, तो उसको हम लोग समझते हैं। आई होप मैं आप लोग को ये 6 फीचर्स में आप लोगों को समझा पाया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो आप इनमें से 6 बताए गए हैं, 7 बताए गए हैं, आप उनमें से कोई भी 3, 4, 5 जितने नंबर का क्वेश्चन है आप उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और साथ में जब आप आगे पढ़ें इंडिया के बारे में, तो इंडिया से भी थोड़ा सा कंपेयर करके बताएंगे, तो आपके आंसर में थोड़ा सा गहराई आएगा, तो उससे मार्क्स और अच्छे बनते हैं। देखिए 7th फीचर्स क्या है। 7th फीचर दरअसल है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब आप बेल्जियम को अगर थोड़ा सा अगर याद करेंगे, तो उसने पावर शेयरिंग क्यों किया था, क्योंकि वहाँ की जो कंट्री में जो लोग हैं, जो उसमें यहाँ पे ढेर सारे लैंग्वेज के मामले में वहाँ पे ढेर सारी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को वो मेंटेन कर सकें, वहाँ पे यूनिटी बनी रहे। तो वही ऑब्जेक्टिव फेडरलिज्म यानी जो प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का, उसका भी है। इसमें बोला गया है कि इसका पहला फीचर तो ये है कि वहाँ पे क्या किया जा सके, कि ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। हर एक स्टेट में कुछ खास होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया जो है, इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनका डिवीज़न लैंग्वेज के बेस पे किया गया है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि हर एक लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। तो हर एक लैंग्वेज को प्रमोट करना है तो हर एक स्टेट के पास ये पावर होना चाहिए कि वो अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर या फिर अपने स्टेट का डेवलपमेंट करें। तो जब ये पावर डिवीज़न होगा तो उसमें क्या होगा कि हर एक स्टेट के पास पावर रहेगा और उसको ऐसा लगेगा कि हम फ्री हैं और हम अपने कल्चर को, हम अपने लैंग्वेज को और हम अपने स्टेट को डेवलप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब सभी ऐसा सोचेंगे तो सभी को ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इससे क्या होगा, कंट्री में यूनिटी आएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव होता है कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो उससे क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे के पूरे कंट्री को क्या करेगी, गवर्न करेगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट उसके सबऑर्डिनेट हैं तो वो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन या फिर अपने लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अब उनके मन में मतभेद आएगा और जो लैंग्वेज आगे जा रहा होगा, जैसे श्रीलंका का हुआ, तो बाकी लोग विद्रोह करना शुरू कर देंगे, और विद्रोह करेंगे तो फिर इसका असर देश पे पड़ेगा, देश के इकोनॉमिक कंडीशन पे पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसके डाइवर्सिटी के लिए भी खतरा है, क्योंकि जब कोई एक लैंग्वेज बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो बाकी के लैंग्वेज जो हैं वो नीचे आने लगते हैं, उनका जो लेवल है या फिर यूँ बोलें तो वो उनका डिमोशन होने लगता है। तो इससे क्या होगा कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है उस वहाँ की डाइवर्सिटी के डेवलपमेंट पे भी होता है कि इस कंट्री में डाइवर्सिटी कितना है और लोग यूनिटी के साथ में रहते कैसे हैं। तो एक और बोलेंगे हम लोग कि मेंटेन, टू मेंटेन डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। यानी
कि देश की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी क्या है कि वहाँ पर पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड करना चाहिए। जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में जो लैंग्वेज के बेस पे क्या किया गया कि स्टेट को डिवाइड किया गया, और इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे ढेर सारे टाइप के लोग मिलते हैं, ढेर सारे लैंग्वेज हैं, ढेर सारा कल्चर है, ढेर सारा ट्रेडिशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इंडिया कल्चर के लिए ही जाना जाता है, यहाँ की लैंग्वेज के लिए जाना जाता है। और अगर किसी एक लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट कर रही है और स्टेट के पास अगर पावर नहीं है तो स्टेट अपने कल्चर ट्रेडिशन को आगे नहीं ले जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ की डाइवर्सिटी जो है वो खतरे में आ जाएगी। आई होप मैं आप लोग को ये सातों फीचर्स समझा पाया हूँ। अगर अलग से क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, तो आप ये 2 पॉइंट लिख करके और कुछ अलग से लिख करके बता सकते हैं। इसमें कुछ और भी बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, और जब एग्रीमेंट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनली होता है, और उनको एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करना चाहिए, यानी कि उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है। इससे देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है। इतना है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, 7 फीचर्स हैं। अब देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं और कंट्रीज को फेडरेशन भी कहा जाता है, तो ढेर सारी फेडरेशंस हैं। ढेर सारी फेडरेशन ने इस फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को अलग अलग तरीके से क्या किया है, अपनाया है। जो फेडरेशन है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। समझते हैं। फेडरेशन का मतलब है ना कंट्री, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने फेडरलिज्म के फीचर को अपनाया है, तो अब वो फेडरेशन कहला रही हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। तो अब उन फेडरेशन ने किस तरीके से इन फेडरलिज्म के फीचर्स में से किन किन हिस्सों को अपनाया है, उसके बेस पे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो चलिए देखते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह करते हैं इसको, ताकि आप लोग का एक आंसर भी कवर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक साइड में लिख देते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और एक साइड में लिख देते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। देखिए हमको अमेरिका का एग्जाम्पल लेना है। आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका एक टाइम पे ब्रिटिश का कॉलोनी था। वहाँ की 13 कॉलोनीज़ ब्रिटेन से आज़ाद होती हैं और फिर अपने आप को एक देश बना देती हैं, इसलिए उसको बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो स्टार्टिंग की 13 कॉलोनीज़ आपस में मिलती हैं, एक साथ वो आती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं। 13 जो कॉलोनीज़ हैं वो अलग अलग यूनिट्स हैं, और वो अगर अलग अलग रहेंगी, वो छोटी हैं, थोड़ी सी कमज़ोर हैं, तो उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे कि हम आपस में मिलते हैं और एक फेडरेशन बनाते हैं, और हम नाम देंगे इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन वह फेडरेशन है जिसमें छोटी छोटी यूनिट्स एक साथ में मर्ज होती हैं और फिर अपने आप को एक बड़ा देश बना देती हैं, यानी छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिल करके एक यूनिट बना रही हैं, जिसको बोल रहे हैं हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी सिंपल से बोलें तो जिसमें छोटी छोटी कंट्रीज़ या छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं वो आपस में आ करके मिल रहे हैं और एक देश बना रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन। उस फेडरेशन को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जिनके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखना है तो हम लोग कह सकते हैं यूएसए, हमने उसी के बारे में पढ़ा। फिर स्विट्ज़रलैंड है, एक ऑस्ट्रेलिया भी है। फिर अगर हम इसके बारे में देखें, इंडिया के बारे में देख लेते, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में देखते हैं, कंपेयर करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। तो देखिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में छोटी छोटी यूनिट्स खुद आ रही हैं और खुद आ करके अपने आप को बड़ा यूनिट बना रही हैं। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बहुत बड़ा यूनिट है,
बहुत बड़ा यूनिट है, वो क्या कर रहा है कि वो अपने आप को छोटे छोटे सब यूनिट्स में डिवाइड कर रहा है। जैसे इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया में उस टाइम पे देखा जाए तो 11 प्रोविंसेस थे, 11 स्टेट्स थे। फिर धीरे धीरे आज के टाइम पे 28 हो गए हैं, पहले 29 था, अब 28 हो गए हैं। तो कह सकते हैं हम लोग कि एक बहुत बड़ा कंट्री, और उस कंट्री को गवर्न करने के लिए उसको छोटे छोटे सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया, और सेंट्रल अथॉरिटी और जो छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं इन दोनों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनली पावर को डिवाइड कर दिया गया है। इस टाइप के फेडरेशन को बोलते हैं हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें एक बहुत बड़ी कंट्री को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लेकिन उनके यहाँ डर होता है कि ये छोटे छोटे हिस्सों में अगर डिवाइड किया गया है तो ये कहीं अलग होकर के अपना देश न बना लें, इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनली इंटीग्रेट किया जाता है, यानी कि वो एक दूसरे से अलग ना हो सके। इसके लिए भी ढेर सारे प्रोविज़न बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके एग्जाम्पल में देखना है हम लोग को, तो हम इंडिया को देख सकते हैं, स्पेन को देख सकते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में और भी अंतर क्या है, इसको देखते हैं। अब देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिल करके एक देश बना रहे हैं, और जब छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिल करके देश बना रहे हैं तो इनके मन में ऐसा होगा कि हम सभी यूनिट्स के पास इक्वली पावर होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि ईच स्टेट हैज़ इक्वल पावर। अगर हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को समझें तो देखिए, इंडिया को बहुत मुश्किल से एक किया गया, बहुत मुश्किल से। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे ढेर सारे राजा थे, उनसे बात करके, उनको थोड़ा सा पावर दे करके, प्रीवी पर्स प्रोवाइड करके उनको इंडिया में एक किया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए उनका एक स्टैच्यू बनाया गया जिसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इंडिया को क्या किया गया है कि बहुत सारे हिस्सों को ज़बरदस्ती इसमें मिलाया गया है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझिए कि इंडिया जो है, इंडिया को बहुत सारे हिस्सों में ये बटा हुआ था, उन सबको ज़बरदस्ती एक किया गया है। राजा महाराजा एक होने को तैयार नहीं थे, उनसे बात करके, उनको कुछ पावर दे करके, कुछ लालच दे करके उनको एक किया गया, तब जाके भारत एक हुआ है। तो डर तो बना ही रहेगा कि ये कहीं अलग ना हो जाए। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जो बहुत मुश्किल से इंडिया में मिले, उनको कुछ स्पेशल पावर दे दिया गया। कुछ ऐसे स्टेट्स जो कि क्या किए गए हैं कि वो थोड़े से इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं या फिर ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में, जैसे अगर हम देखें ट्राइबल वाला, तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उधर ट्राइबल्स लोग ज़्यादा आते हैं। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को क्या किया गया है कि इन स्टेट्स में जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको क्या किया गया है कि स्पेशल पावर दिया गया है। तो सिंपल सा समझिए कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सब आपस में एक साथ आए हैं, तो इनके पास, सभी के पास इक्वल पावर होता है। इसमें ज़बरदस्ती सबको शामिल किया गया है। हम इंडिया का एग्जांपल दे रहे हैं लेकिन स्पेन का नहीं दे रहे हैं, मतलब सभी को मिला करके कह रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो स्टेट होते हैं इनके पास इक्वल पावर नहीं होता है। कुछ स्टेट के पास स्पेशल पावर होता है, कुछ स्टेट के पास थोड़े से कम पावर होते हैं। तो कह सकते हैं इसमें कि ईच स्टेट हैज़ अनइक्वल पावर, या फिर ईच स्टेट हैज़ नॉट द सेम पावर। ये दो डिफरेंस, एक डिफरेंस हो गया है। एक और डिफरेंस समझते हैं। देखिए, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिल करके एक हुए हैं, तो यहाँ पर ढेर सारे स्टेट्स भी हैं और इनका एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा, यानी कि यहाँ पे हर स्टेट में गवर्नमेंट होगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यानी सेंट्रल अथॉरिटी जिसको बोल रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट ने खुद अपने आप को आपस में मिला करके, यानी सभी गवर्नमेंट या सभी हिस्सों में आपस में मिला करके एक बहुत बड़ा देश बनाया और वहाँ पर एक और गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होना चाहिए?
स्टेट्स के पास होना चाहिए, क्योंकि डर है, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं ये स्टेट्स अपनी मर्ज़ी से आकर मिले हैं, और जब अपनी मर्ज़ी से आकर मिले हैं ये सभी स्टेट्स, इन्होंने खुद डिसाइड किया है। स्टार्टिंग में जब अमेरिका जब बना था 13 कॉलोनीज से, तो उसने क्या किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कम पावर दिया था। और आज भी अमेरिका में या फिर कुछ ऐसे कंट्रीज जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन हैं, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनी है। अब देखिए यह इसको समझना है तो इसको समझते हैं। इसमें यह भी होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से आई है, तो अपनी मर्जी से अलग भी हो सकती है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिया गया है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पावर को छीन ना सके। इसलिए यहाँ पे क्या है कि सबको ज़बरदस्ती मिलाया गया है और सेंट्रल बड़ी मुश्किल से बांध के रख रही है सभी के सभी स्टेट्स को। जैसे आप लोग को ऑपरेशन ब्लू स्टार पता होगा, तो उसमें पाकिस्तान के पंजाब के कुछ लोग जो हैं वो लोग यंगिस्तान की मांग कर रहे थे। तो स्टेट में कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट अपने आप को एक अलग से कंट्री बनाने की मांग करती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए सभी स्टेट्स को बनाए रखने के लिए, अपने कंट्री में यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, किसके कंपेयर में, स्टेट गवर्नमेंट के, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को वो कंट्रोल करे और देश एक बना रहे। तो अगर कंपेयर किया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के कंपेयर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या रहती है, ज़्यादा पावरफुल रहती है, जैसे कि इंडिया। तो अगर आपको अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप इन पे दो डिफरेंस बताइएगा। कि पहला डिफरेंस तो ये है कि इसमें हर एक स्टेट के पास जो है वो इक्वल पावर होता है, यहाँ पे इक्वल पावर नहीं होता है, सेम पावर नहीं होता है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। और यहाँ पे स्टेट जो है वो आपस में खुद आकर के एक कंट्री बना रही हैं। यहाँ पर एक कंट्री छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो जहाँ एक हो रहा है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यहाँ पे अलग अलग हो रही हैं, इसको बोल रहे हैं हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आई होप मैं आप लोग को समझा पाया हूँ कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब हम लोग को समझना है इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर। अगर आपको इतना समझ में आया है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, उन फीचर्स को क्या करना है, ध्यान में रख करके इंडिया से कंपेयर करना है और बताना है कि इंडिया में वो फीचर्स अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक ही है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। आप फीचर्स पे फोकस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फेडरल कंट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल कंट्री या फेडरलिज्म या फेडरेशन, इनमें से कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल लिखा ही नहीं गया है। तो क्वेश्चन उठता है कि इंडिया क्या फेडरल स्ट्रक्चर वाला कंट्री है? इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फेडरल लिखा ही नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल अगर चेक करें, उसमें लिखा गया है कि इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल ऑफ स्टेट्स नहीं लिखा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो चलिए समझते हैं। आपने देखा होगा पहला फीचर कि फेडरलिज्म में 2 या 2 से अधिक लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पहली चीज़ है वो तो यही है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल पे नहीं 3 लेवल पे है, जिसको हम लोग कवर भी करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन वाले टॉपिक पे। तो एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरे लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो है लोकल गवर्नमेंट। यानी कि इंडिया में 2 या 2 से अधिक लेवल पे गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर पूरे के पूरे नेशन के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर स्टेट के लिए है,
और थर्ड लोकल गवर्नमेंट, जो कि स्टेट के अंदर जो लोकल यूनिट्स आ रही हैं जैसे म्यूनसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, तो उनके लेवल पे भी गवर्नमेंट बनाई गई है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। तो चलिए समझते हैं हम लोग। ये तो पहला फीचर हो गया, यानी कि पहला फीचर इसमें अप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन अगर आए आपसे कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो आप पहला लिखिएगा कि इन इंडिया देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब सेकेंड फीचर और थर्ड फीचर को आप ध्यान दीजिए। उसमें बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन और लेजिस्लेशन के मामले में स्पेसिफाई होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि इनके पास जुरिस्डिक्शन होगा एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और लेजिस्लेशन के मामले में, और इनका जो जुरिस्डिक्शन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाई होगा। ये सेकंड फीचर और थर्ड फीचर में बताया गया है। अब देखते हैं हम लोग क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा किया गया है। तो हाँ, किया गया है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है कि लिस्ट बनाई गई है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है, 7th शेड्यूल। अब ज़्यादा ये डेप्थ हो जाएगा तो हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है कि 3 लिस्ट बनाई गई है। 3 लिस्ट, जिनमें से पहली लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट और थर्ड लिस्ट का नाम है कंकरेंट लिस्ट। थोड़ा समझिएगा ध्यान से, आपकी बुक में ही दिया गया है, ढेर सारे इसमें मैटर्स बताए गए हैं आपकी बुक में, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए लिस्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, सब्जेक्ट्स का मतलब है मैटर, यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर्स आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, उनका जो जुरिस्डिक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और लेजिस्लेशन के मामले में, वो किसके पास होगा? तो यूनियन गवर्नमेंट के पास होगा। यानी कि यूनियन लिस्ट किसके लिए बनाई गई है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाई गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। जिसमें अगर हम देखें तो बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई मामला है, करेंसी से रिलेटेड कोई मामला है, तो उस पर उसका जो जुरिस्डिक्शन है ये किसके अंदर आता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर लॉ बनाएगी, उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगी, या फिर अगर देखा जाए तो उस पर टैक्स वगैरह लगाएगी। जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, करेंसी अगर चेंज करना है या फिर इससे रिलेटेड कोई लॉ बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कुछ ऐसे मैटर भी होते हैं जिन पे टैक्स लगाना होगा, सेंट्रल लगाएगी। कुछ ऐसे मामले जिनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो उसको कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ढेर सारे नाम दिए गए हैं। जैसे ऐसे मामले जो पूरे के पूरे देश के लिए कंसर्न हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, वो सारे मैटर्स किस में आते हैं? तो यूनियन लिस्ट में आते हैं। जैसे बैंकिंग का मामला, करेंसी का मामला पूरे के पूरे देश के लिए है, पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं हो सकता है। आर्म्ड फोर्सेज वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। अगर हम देखें स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट किसके लिए होगा? तो अगर यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है तो स्टेट लिस्ट किसके लिए होगा? तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगा। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है तो स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगा। अब स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स, जितने भी मैटर्स आएंगे, जैसे मान लीजिए पुलिस है, देखा होगा यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, पब्लिक ऑर्डर है, ऐसे मामले, अगर ऐसे मामले हैं या फिर और भी ढेर सारे नाम दिए हैं, आप देख लीजिएगा उसमें। तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर्स आते हैं उन पे अगर लॉ बनाना है या फिर कुछ ऐसे मामले जिन पे टैक्स लगाना है, तो वो स्टेट लिस्ट लगाएगी, या फिर उनको एडमिनिस्ट्रेट करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी और कोई गवर्नमेंट नहीं करेगी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को 2 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। और बोल दिया गया है कि यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों लोग एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फिर ये कंकरेंट लिस्ट क्या है? तो देखिए कंकरेंट लिस्ट जो है, कंकरेंट लिस्ट किसके लिए है?
अब सेंटर के लिए यूनियन हो गया, स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट हो गया, तो कंकरेंट लिस्ट किसके लिए है? तो कंकरेंट लिस्ट है सेंटर और स्टेट दोनों के लिए। कंकरेंट लिस्ट में वो मैटर्स आते हैं जिन मैटर्स, कंकरेंट लिस्ट में वो मैटर्स आते हैं जिन मैटर्स पे लॉ या टैक्स लगाना है या उसको एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो वो सेंट्रल भी कर सकती है और स्टेट भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैरिज को लेकर के है या फिर कुछ और भी मामले हैं जैसे कि वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन को लेकर के है, तो उन सारे मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। ये दोनों लोगों में से कोई भी जो चाहता है वो इन लिस्ट में आए हुए सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है, जिन मामलों में वो टैक्स लगाना चाहता है लगा सकता है और फिर उसको एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकता है। तो इस तरह से इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मैंने फर्स्ट फीचर, सेकंड फीचर और थर्ड फीचर के बेस पे डिफाइन कर दिया है। अब क्वेश्चन उठता है कि कुछ ऐसे मामले या कुछ ऐसे मैटर्स जो ना यूनियन लिस्ट में हैं, ना स्टेट लिस्ट में हैं, ना कंकरेंट लिस्ट में है, उन पे लॉ कौन बनाएगा? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न दिया गया है कि जो रेसिड्यूरी पावर है, रेसिड्यूरी पावर यानी रेसिड्यूरी पावर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मैटर जिन मैटर पे लॉ कुछ ऐसे मैटर्स जो सेंट्रल, जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है और कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, उन पे अगर लॉ बनाना है या उसको डील करना है तो उसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो रेसिड्यूरी पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यानी कि एक ऐसा पावर जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उन मामलों में लॉ बना सकती है, उन मामलों को डील कर सकती है जो ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, उनको बोलते हैं हम लोग रेसिड्यूरी पावर। तो रेसिड्यूरी पावर किसके पास है? अगर एमसीक्यू में पूछ दिया जाए तो बता सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आई होप मैं आप लोग को इतना समझा पाया हूँ। अब देखिए, हमने देखा था कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट के पास में क्या होता था, तो स्टेट के पास में, सभी स्टेट के पास में इक्वल पावर होता था। इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया में, हमने वहीं भी बता दिया था आपको कि इंडिया में सभी स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं। जैसे जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा मिला हुआ था 5 अगस्त 2019 तक, उसके बाद में उसको इंडिया में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हैं ढेर सारे स्टेट्स, जैसे महाराष्ट्र वगैरह हैं, इन लोग को स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको कुछ स्पेशल राइट्स वगैरह दिए गए हैं। तो सभी स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में स्टेट्स के अलावा यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं, छोटे छोटे यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, और ऐसा भी है कि उनको किसी पर्टिकुलर स्टेट में शामिल भी नहीं किया जा सकता है, जिससे देश के लिए खतरा हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा सोच करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उनको बनाया था यूनियन टेरिटरीज, और फिर बाद में भी ढेर सारे पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कर करके उनको यूटीज़ वगैरह बनाया गया। जैसे पुडुचेरी है, फिर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख है। मतलब सिंपल में कहें तो यूटीज इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि पूरे के पूरे देश के लिए वो मैटर करते हैं, जिसमें अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो डील करती है या फिर अपने द्वारा किसी एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पे अपॉइंट कर देती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर हो गया है तो सिंपल में कहें तो इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनके पास अनइक्वल पावर्स हैं, कुछ स्पेशल पावर्स उनको दिए गए हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, और देश को डील करने के लिए, देश के लिए कुछ ऐसे हिस्से जिन पे कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, नहीं तो फिर इशू हो सकता है पूरे के पूरे कंट्री के लिए, उनको यूटीज़ बना दिया गया है। जैसे दिल्ली है, लद्दाख है, अभी भी बनाया गया था कुछ टाइम पहले, फिर हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, तो ऐसे करके चंडीगढ़ है, तो ऐसा बनाया गया यूटीज़ वगैरह। तो ये भी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में आता है कि इंडिया में क्या किया गया है कि पावर स्टेट को डिवाइड तो किया गया है, लेकिन कुछ को स्पेशल प्रोवाइड भी किया गया है।
फिर अगर देखें हम लोग तो आपने देखा होगा दो फीचर को आप ध्यान करिए। एक फीचर है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, फंडामेंटल प्रोविजंस को सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलैटरली अमेंड नहीं कर सकती है, उसमें उसको स्टेट का परमिशन चाहिए। तो देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। फंडामेंटल प्रोविजंस अगर कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, या फिर इलेक्शन को लेकर के कोई लॉ बनाना है, तो या फिर टैक्स को लेकर के कोई लॉ बनाना है जो मतलब पूरे पूरे कंट्री के लेवल के लिए है, तो वो मामले जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अगर उसमें अमेंड करना है, अगर फंडामेंटल राइट्स में अमेंड करना है, तो उसमें क्या करना होगा कि उसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही अमेंड नहीं कर सकती है, उसमें स्टेट का भी रोल रहेगा। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है, तो फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बिल पेश कर सकती है, रिप्रेजेंट कर सकती है लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट में, लेकिन उसको अमेंड वो नहीं कर सकती है जब तक कि स्टेट का उसको स्टेट का अप्रूवल नहीं मिलेगा। जैसे फंडामेंटल प्रोविजंस में वह प्रोविजंस आते हैं जो पूरे के पूरे कंट्री के लिए क्या हैं कि मैटर करते हैं, तो उन प्रोविजंस को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करना चाहती है तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा स्टेट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो चाहिए ही उसका परमिशन, यानी कि पार्लियामेंट का अप्रूवल तो चाहिए ही, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि पार्लियामेंट का अप्रूवल तो चाहिए ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, लेकिन साथ साथ में 50% स्टेट का भी परमिशन चाहिए। आप बस इतना समझिए कि फंडामेंटल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हैं उनको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट अकेले अमेंड नहीं कर सकती है, यूनिलैटरली अमेंड नहीं कर सकती है, बाईलैटरली करेगी, यानी कि स्टेट का भी कंसर्न चाहिए। और इंडिया में फीचर ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई अमेंडमेंट करना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन अगर वो अमेंडमेंट किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन में करना चाहती है तो उसके लिए उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल तो चाहिए ही, साथ साथ में इंडिया में जो स्टेट्स हैं 50% स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए, यानी कि 28 स्टेट्स में से 28 स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए। 28 स्टेट्स में से 14 स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए। इतना मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। एक और फीचर था, लास्ट था, उसमें आपने देखा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वो इंटरप्रेट कर सके और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो जुरिस्डिक्शन डिफाइन किए गए हैं, अगर उसमें कोई कॉन्ट्रोडिक्शन होता है तो उसको कंक्लूड कर सके। तो इंडिया में जो है वो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और बहुत सारे प्रॉब्लम को उसने कंक्लूड किया है, बहुत सारे उन्होंने क्या दिए हैं, डिसीजन दिए हैं जब भी कोई इशू हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। एक बार फिर से रिपीट करें, अगर क्वेश्चन अगर आ जाए आपको व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो आप बता दीजिएगा पहले फेडरलिज्म का फीचर बता दीजिएगा, और फिर उसके बाद लिखिएगा कि जो फेडरेशन वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो नहीं गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें हमको इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है। जैसे पहली बात कि 2 या 2 से अधिक लेवल पे गवर्नमेंट है, ऐसे वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। दूसरा कि जिनका जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। 3 लिस्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, फिर उसके बाद में स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और इसके अलावा रेसिडुअरी पावर जो है वो किसको दे दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया है। तीसरा आप बताइएगा कि हमारे यहाँ फंडामेंटल प्रोविजंस, यानी इंडिया में फंडामेंटल प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलैटरली अमेंड नहीं कर सकती है, 50% स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए। और चौथा फीचर आप बताइएगा कि हमारे देश में जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, वो इनके जो जुरिस्डिक्शन हैं उनको स्पेसिफाई करती है, और जब भी कोई इशू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में उसको वो क्या करती है, कंक्लूड करती है। शायद मैं आप लोग को इस लेक्चर में ये 2 टॉपिक, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, समझा पाया हूँ। अगर मिस्टेक रह गया हो तो फिर उसके लिए सॉरी,
लेकिन आप कोशिश करिएगा इसको समझने का, और अगर आंसर आए तो आप इस फॉर्मेट में कुछ पॉइंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।